Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्टिव लेक्चर हमने किया था। आज हम पहला टॉपिक इसमें कवर करेंगे बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and the properties, general properties of transition metals या transition elements। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। अच्छा, इसमें बेटा आपने याद रखनी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास उनमें तमाम के तमाम सीरीज नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में। हमने सिर्फ 3D सीरीज को पढ़ना है, दैट इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसी को हमने पढ़ना है। और इसकी सबसे पहले हम जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे सबके, और इसके अंदर जो इरेगुलरिटीज है उनको भी हम यहाँ पे विद रीजन डिस्कस करेंगे। बेटा याद रखिएगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ना बेटा, जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है या जहां से ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होता है ना बेटा, इसके लिए हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा n-1 D 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन बेटा और ns 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड में बेसिकली हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होता है और पहला सीरीज फोर्थ पीरियड के अंदर मौजूद है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 4 - 1 D1 से लेकर 10 तक और ns, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, n की यहाँ पे जगह पे 4 लिखेंगे, 4s2। अब इसको माइनस करें, 3D1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और 4s2। ये हमारा बेसिकली जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज होगा। ये 3D सीरीज के लिए है, ठीक है, 3D सीरीज के लिए ये हमारा जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम जरा स्टार्ट करते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द डिटेल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बिलो। यहां पे मैंने पूरे टेबल के फॉर्म में यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए 3D सीरीज में ना बेटा याद रखनी है आपने, जो हमारा एलिमेंट होगा वो स्कैंडियम से लेकर कहां तक होता है बेटा, जिंक तक। ये टोटल 10 एलिमेंट्स बनता है, ठीक है, 10 एलिमेंट्स बनता है। और इन एलिमेंट्स की हम जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाई है बेटा, दीज आर फॉर 3d ऑर्बिटल्स और ये वाले 4s ऑर्बिटल्स के लिए है। तो जो पहला हमारा मेंबर है ना बेटा, वो स्कैंडियम है। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21, एटॉमिक नंबर इज 21। टाइटेनियम का 22, वनेडियम का 23, 24, क्रोमियम मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का होगा 30। याद रखिएगा ये सारे जो है 3D सीरीज want to achieve the nearest noble configuration of the noble electronic configuration, या सिंपल हम कह सकते हैं कि जो 3D सीरीज होंगे वो want to achieve the nearest noble gas electronic configuration of argon। तो ये सारे आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। तो हम यहाँ पे आर्गन को भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेफरेंस होगा। अब स्कैंडियम 21 है, तो स्कैंडियम के पास 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से टाइटेनियम में 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4s में भी 2 होंगे। वनेडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 3D में और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कहां पे बेटा, 4s में। अब क्रोमियम के पास देखिए एटॉमिक नंबर 24 है, तो यहां पे 1, 2, 3 एंड 4 होगा, ठीक है।
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s से शिफ्ट होगा किसमें बेटा, 3d में। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसको चलो मैं यहाँ पे एक स्टेरिक लगा के रखता हूं क्रोमियम का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट हुआ है। इसी तरह से मैंगनीज में क्या होगा बेटा, 3d में 5 होंगे, 5, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आयरन के पास 1 2 3 4 5 और 1 पेयर अप हो जाएंगे 6, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोबाल्ट के पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। निकल के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 7 8, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर की केस में क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, और 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट होता है। तो यहां पे भी हम स्टेरिक लगा देते हैं। कॉपर की केस में भी एक इरेगुलर ट्रेंड आ रही है। बाकी जिंक की केस में क्या होगा बेटा, जिंक की केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें 3d1 होगा और 4s2 होंगे। इसमें 3d2 4s2, इसमें 3d3 4s2, इसमें 3d5 4s1 क्रोमियम की केस में ना बेटा। इसी तरह से 3d5 4s2, 3d6 एंड 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d, यहां पे देखिए 3d यहां पे कितने होंगे 10, और 4s1, और जिंक के केस में 3d10 एंड 4s2। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की 3d सीरीज की, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पे 2 हमारे पास इरेगुलर ट्रेंड दे रहा है, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, अगर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की, या मिसाल के तौर पर 3d सीरीज की अगर हम बात करें, उसके अगर d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, इन दोनों केसेस में ना बेटा बाकी तमाम जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है, उनके निस्बत उनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट करता है। एंड रिमेंबर दैट यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की रीजन और इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d में लाने के लिए ऑब्वियसली 3d एंड 4s ऑर्बिटल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है या एनर्जी गैप है वो भी कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ सकता है। एज अ रिजल्ट they will achieve an extra stability as compared to the other transition metals. Therefore ये एक irregular क्या करती है, ट्रेंड शो करती है। तो यहां पे इसी को मैंने यहां वर्डिंग में लिखा हुआ है कि irregularities in the configuration, the exactly half filled जिसके अंदर d5 configuration हो बेटा, and completely filled d10 configuration हो, d orbitals have an extra stability. Thus in 3d series both chromium 3d5 4s1 and copper 3d10 4s1 achieve this stability by shifting one electron from 4s to 3d orbital. तो ये आपने याद रखनी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है बेटा, आपने इस पॉइंट को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आती है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें हम जनरल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें ना बेटा, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना बेटा, इनके जितने भी मेंबर्स है ना वो तकरीबन एक दूसरे से बिल्कुल जो है एक दूसरे से क्या होता है बेटा, रिजेंबल होता है, सिमिलर होता है। बाकी तमाम में अगर आप जरा देखें तो उसमें अगर आप एक सीरीज में या लेफ्ट राइट पीरियड में अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करें
SNP ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा बेटा वहां पे उस सीरीज के अंदर, उस पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो पहले मेटल होता है, फिर मेटलाइट, फिर नॉन मेटल बनता है, फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट बनता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे के सारे क्या होता है बेटा, मेटल होता है, प्योर मेटल होती है। तो यहाँ पे द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मच मोर लाइक टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल रिजेंबल होता है, सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है। दे ऑल आर मेटल्स रादर देन showing a change from metals to metalloid and non-metal. ठीक है, following are the properties of the transition element. Number 1, they have high melting and boiling point. देखें, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है ना बेटा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक किसके साथ है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इन देयर मेटालिक लैटिस। एक मेटालिक लैटिस के अंदर जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है मेल्टिंग पॉइंट एंड इवन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी डिटेल पढ़ी होगी। क्या होता है बेटा, ये ऐसा फोर्स होता है जो मेटालिक लैटिस के अंदर मेटल के टाइम और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा मेटालिक बॉन्ड, जाहिर बात है बेटा मेटालिक लैटिस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल करीब आएगा, क्लोज पैक्ड रहेंगे, एज अ रिजल्ट उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एज अ रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही पहला पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग इन देम। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, जो ट्रांजिशन मेटल होती है ना बेटा, उनकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है, अब इनकी डेंसिटी हाई क्यों होता है बेटा, हाई इसलिए होता है क्योंकि इनके दरमियान जो एटम्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना, वाइड या सिंपली कह सकते हैं कि जो क्लोज पैकिंग है वो ज्यादा होता है एटम्स के लैटिस के अंदर। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी इनका यू कैन से डेंसिटी क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दे हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू अ क्लोज पैकिंग ऑफ एटम इन देयर लैटिस। उनके जो मेटालिक लैटिस है उनके अंदर क्लोज पैकिंग ऑफ एटम की वजह से इनकी डेंसिटी हाई होती है। अगला पॉइंट बेटा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, बिजली और हीट के लिए, थर्मल कंडक्शन के लिए बेहतरीन होता है। इसीलिए देखिए ना, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली के लिए हम जो नॉर्मली वायर यूज करते हैं वो कॉपर का होता है। कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेहतरीन होता है, इसलिए हम कॉपर को एज यू कैन से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो तो पहला पॉइंट यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करें तो क्या है बेटा, कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला पॉइंट है बेटा नंबर 4 इज दे हैव शाइनिंग मेटालिक लस्टर। इनके जो मेटालिक लस्टर होते हैं ना बेटा, वो जाहिर बात है शाइनिंग मेटालिक लस्टर होता है। आपने एक चीज देखा होगा बेटा, ये जो मेटल्स है ना, इनके अंदर शाइनिंग मेटालिक लस्टर क्यों होता है, तो बेटा देखिए इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो ग्राउंड स्टेट पे होता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ने पे, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और ये खुद एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है ना, तो ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को क्या करता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इस एनर्जी को एमिट करता है, फोटोन की शक्ल में एमिट करता है, और आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो चमक रहा है। तो ये मेटालिक यू कैन से लस्टर कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट है दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए, हम ट्रांजिशन मेटल्स को ना बेटा क्या कर सकते हैं,
इनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इनको पाइप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्ड करके वायर्स वगैरह बना सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर कोई हैमरिंग करें तो वो अपनी क्या कर लेते हैं बेटा, जो मेटल एटम होता है वो एक दूसरे के ऊपर से क्या कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर लिटिल बिट स्लाइड हो जाता है और वो क्या हो जाता है बेटा, डिफरेंट शेप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये मेलिएबल होता है और डक्टाइल होती है, मतलब आप उसको थिन शीट्स वगैरह जैसे कि चादर वगैरह होता है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और पाइप्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, यस, मेलिएबल एंड डक्टाइल। इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म ठीक है, और डायमैग्नेटिज्म वगैरह। देखिए ये जो हमारे पास अभी, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी। देखिए ये पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी शो करता है, फेरोमैग्नेटिज्म भी शो करता है, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म भी शो करता है। इन प्रॉपर्टीज की वजह से ना बेटा इनकी बहुत ज्यादा मेडिकल जो पर्पस है उसमें इनकी यूजेस होती है, जैसे कि एमआरआई, जो हमारा मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग होती है एमआरआई, ठीक है, ये बेसिकली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। इसमें जो डिजीजेस है उनकी डायग्नोसिस के लिए बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई, उसमें बेसिकली यही एप्लीकेशन यूज होती है। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, विच मैक्स देम सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है बिल्डिंग वगैरह की, उसमें हम आयरन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इवन ड्यूरेबल होता है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनको कंस्ट्रक्शन वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। और आज का लेक्चर बड़ा सिंपल सा लेक्चर था बेटा, हमने जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया और साथ में जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम वन बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देन हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होता है उसके अंदर एक डिटेल हमने पढ़ना है, जिसमें हमने तमाम पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। और देन फाइनली कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ कॉम्प्लेक्सेशन की, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है, उनकी ज्योमेट्रीज है। इसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।